हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम लोग जो है एनसीईआरटी जियोग्राफी क्लास 8 का हम लोग लास्ट चैप्टर देखेंगे, चैप्टर नंबर 6, जिसका टाइटल है मानव संसाधन ह्यूमन रिसोर्स। तो ह्यूमन रिसोर्स चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि जो मानव संसाधन होते हैं वो किसी भी राष्ट्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो एनसीईआरटी दोस्तों बहुत ही ज़रूरी होता है उन लोगों के लिए पढ़ना जो जीएस के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं यूपीएससी से लेकर के लोकल स्तर तक के जो क्वेश्चन होते हैं वो डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी बुक में मिल जाता है। तो आप लोग जान नहीं पाते इसलिए क्योंकि आप लोग पढ़े नहीं हैं। तो एक बार पूरी एनसीईआरटी आप लोग ज़रूर पढ़िए, उसके बाद जीएस पढ़ने में और समझने में जो आनंद आएगा वो फिर कहीं नहीं मिलेगा। तो एक बार एनसीईआरटी दोस्तों आप लोग ज़रूर पढ़िए, आप लोग स्वयं ही जान जाएंगे कि एनसीईआरटी कितना इम्पोर्टेंट है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग इस चैप्टर में जो है वो जनसंख्या वितरण, जनसंख्या घनत्व और जनसंख्या के जो वितरण हैं उनको प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, जैसे कि भौगोलिक कारण आएंगे, उसमें सामाजिक कारण भी आएगा, आर्थिक कारण भी आएगा और सांस्कृतिक कारण भी आएगा। इन सब के बारे में जो है इस चैप्टर में चर्चा करेंगे। और जनसंख्या परिवर्तन और फिर जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या का घटना, जनसंख्या संगठन और जनसंख्या के प्रतिरूप। तो अलग अलग देशों के जो जनसंख्या प्रतिरूप है, अलग अलग आयु वर्ग के लोग हैं, उनको हम लोग एक पिरामिड के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो इस हिसाब से चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। मानव संसाधन, लोग ही राष्ट्र के सबसे बड़े वो क्या होते हैं दोस्तों, संसाधन होते हैं। और ये जो प्रकृति की देन है दोस्तों, ये उस समय महत्वपूर्ण हो जाती है जब वह लोगों के लिए उपयोगी होती है। ठीक, तो लोग अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं से उसे जो है संसाधन में परिवर्तित कर देते हैं। इस प्रकार क्या है कि मानव संसाधन ही अंतिम संसाधन है, क्योंकि परिवर्तित कौन करता है दोस्तों, तो मानव ही करता है। इसलिए मानव ही क्या है, अंतिम संसाधन है। अगर मानव ही नहीं रहेगा तो और सारी चीज़ें जिसको संसाधन में परिवर्तित किया जा रहा है तो उसको कौन करेगा। इसलिए मानव ही क्या है दोस्तों, अंतिम संसाधन है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट जो है ये बना हुआ है कि अंतिम संसाधन कौन होता है। स्वस्थ, शिक्षित और जो अभिप्रेरित लोग हैं वो अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप क्या करते हैं दोस्तों, संसाधनों का विकास करते हैं। साइड में दिया है भारत सरकार के अधीन जो मानव संसाधन मंत्रालय है, यानी कि एचआरडी मिनिस्ट्री है। 1985 में इस मंत्रालय का निर्माण जो है वो लोगों के कौशल को बढ़ाने के लिए किया गया था। इससे यह प्रदर्शित होता है कि लोग जो है देश के लिए कितने महत्वपूर्ण संसाधन हैं, कि एक जो है मंत्रालय ही बना दिया गया है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है। अन्य संसाधनों की भांति भी जो मानव संसाधन है वो विश्व में समान नहीं होता है। शैक्षिक स्तर, आयु और लिंग में वे एक दूसरे से भिन्न होते हैं और उनकी संख्या और उनके जो लक्षण है दोस्तों वो भी क्या होती हैं, बदलती रहती हैं। जैसा कि हमने संसाधन के बारे में चैप्टर नंबर 1 में बात किया था, तो सेम एज यहाँ भी जो मानव संसाधन का वितरण है ये भी एक समान नहीं है और बदलता रहता है। यहाँ पर देखेंगे कि मेरे विद्यालय में 500 बच्चे हैं, मेरे गांव में 1000 लोग हैं। तो आपके विचार में विश्व में कितने लोग हैं। फिर ये कह रहा है मेरी कक्षा में 30 बच्चे हैं, विश्व में 6.6 अरब लोग हैं, 1 अरब में कितने शून्य होते हैं। तो ये सब आपस में जो है वो बातें कर रहे हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं जनसंख्या वितरण। तो भूपृष्ठ पर जिस प्रकार लोग फैले हैं उसे क्या कहा जाता है, जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहा जाता है। विश्व की जनसंख्या 90% से अधिक भाग जो है वो भूपृष्ठ के लगभग 30% भाग पर जो है निवास करता है।
क्योंकि 70% पर दोस्तों क्या है वो जल ही भरा हुआ है, ठीक है। बाकी बचा 30% भूपृष्ठ, तो उसी पर जो है 90% जनसंख्या जो है निवास करती है। विश्व में जनसंख्या का वितरण जो है वो अत्यंत असमान है। बहुत क्षेत्र जो है बहुत ज़्यादा घने बसे हैं और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो बहुत विरल बसे हुए हैं। तो अगर हम लोग दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया, यूरोप और उत्तर पूर्वी अमेरिका की बात करें तो ये लोग दोस्तों बहुत घने बसे क्षेत्र हैं। उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों और उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों, उच्च पर्वतों और विषुवतीय वनों, इन क्षेत्रों में जो है वो लोग बहुत कम रहते हैं, ठीक। तो ये प्लेस होता है यहाँ पर जो है लोग ज़्यादा बसे हुए हैं। एक डेमोग्राफिक्स दिया गया है विश्व की जनसंख्या। इसमें आप एशिया वाला देख सकते हैं, ये येलो वाला है, फिर ये यूरोप वाला है, फिर ये अफ्रीका है, फिर ये उत्तरी अमेरिका, फिर मध्य व दक्षिणी अमेरिका, और ये ओशनिया, पूरा ओशनिया। कितनी महत्वपूर्ण बात लिखी है यहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और प्रशांत द्वीप समूह, इन सबको मिला करके क्या कहा जाता है दोस्तों, ओशनिया कहा जाता है। तो भी आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया है कि ओशनिया में कौन कौन से देश आते हैं, ठीक। तो इसमें जो है आप जनसंख्या का प्रतिरूप या वितरण जो है देख सकते हैं। पीला वाला सबसे ज़्यादा है क्योंकि एशिया में लोग सबसे ज़्यादा रहते हैं। उसके बाद किसका नंबर है, तो उसके बाद अफ्रीका सबसे ज़्यादा दिख रहा है, फिर उसके बाद यूरोप दिख रहा है। ये ऐसे आप पिक्चर के माध्यम से इसमें देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया, यूरोप और यहाँ सारी चीज़ें ये आपको बता दी गई, कहाँ पे घने बसे हैं और कहाँ पे कम लोग रहते हैं। अगला देखते हैं, विषुवत वृत्त के दक्षिण की अपेक्षा विषुवत वृत्त के उत्तर में जो है वो बहुत अधिक लोग रहते हैं। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, क्योंकि अगर आप ग्लोब देखेंगे तो ग्लोब पर आप विषुवत वृत्त के उत्तर में ही जो स्थल हैं वो सबसे ज़्यादा है। आप दक्षिण में देखेंगे तो वहाँ पर सागर और समुद्र जो है वो ज़्यादा है, ठीक है, महासागर ज़्यादा हैं। तो जो भूपृष्ठ है वो उत्तर ही मतलब उत्तरी विषुवत वृत्त में ही ज़्यादा है, इसलिए जो है वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा रहते भी हैं। तो विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग 3/4 लोग वो किन 2 महाद्वीपों में आते हैं, एशिया और अफ्रीका। तो एशिया और अफ्रीका महाद्वीप ही दोनों में ही मिला करके केवल विश्व के 3/4 लोग जो है वो आ जाते हैं, ठीक। विश्व के 60% लोग केवल 10 देशों में रहते हैं। इन सभी देशों में 10 करोड़ से जो है वो अधिक लोग रहते हैं। अब यहाँ पर दिखाया गया है कि चीन नंबर 1 पर है, जनसंख्या या मिलियन में दिखाया गया है यहाँ पर। उसके बाद भारत, उसके बाद यूएसए, फिर इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान और बांग्लादेश, नाइजीरिया, रूस और जापान, ठीक। तो ये दोस्तों एक क्रम है कि चीन नंबर 1 पर, फिर भारत, फिर यूएसए, फिर इंडोनेशिया, ब्राज़ील और पाकिस्तान। तो अगर ये क्रम भी आप लोग याद रखना चाहते हैं कि इस क्रम को कैसे याद करें, तो हमारे जियोग्राफी ट्रिक में आप लोग जाइए, वहाँ पर हमने एक ट्रिक बनाया हुआ है जनसंख्या के आधार पर देश, बड़े देश, तो उनको आप लोग याद कर सकते हैं। चलिए आइए अब आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या का घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व क्या होता है दोस्तों, तो पृथ्वी पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को क्या कहा जाता है, जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। सामान्य रूप से यह क्या होता है, हम प्रति वर्ग किलोमीटर में इसे व्यक्त करते हैं। प्रति वर्ग किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर इस तरफ, 1 किलोमीटर इस तरफ और 1 किलोमीटर इस तरफ, 1 किलोमीटर इस तरफ। इतने में आपके जितने भी लोग रह रहे होंगे उसी को क्या बोला जाता है, उसका घनत्व बोल दिया जाता है, ठीक है। तो अगर भारत की बात करें तो भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है दोस्तों, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है। संपूर्ण विश्व का जो औसत जनसंख्या घनत्व है कितनी है, वो 51 है, ठीक है। तो भारत का 382, अगर विश्व का बात करें तो कितना है, 51 है, ठीक है।
चलिए, सबसे अधिक जो जनसंख्या घनत्व है वो कहाँ पर है? दक्षिण मध्य एशिया में है, और इसके पश्चात फिर जो है क्रमशः पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में आता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो पहला देखेंगे भौगोलिक कारण। भौगोलिक कारण में स्थलाकृतियाँ, अब जैसे कि लोग जो है सदैव पर्वतों और पठारों की तुलना में कहाँ रहना पसंद करते हैं? मैदानी भागों में, क्योंकि मैदानी भागों में वो अच्छी सी खेती भी कर सकते हैं, विनिर्माण और सेवा क्रियाओं के लिए भी ये अच्छे होते हैं, इसलिए लोग जो है मैदानी क्षेत्रों में रहना पसंद करेंगे। गंगा के जो मैदान हैं वो विश्व के सबसे अधिक घने बसे हैं, इसीलिए। ठीक है, जबकि आप इंडीज देखेंगे, आल्प्स, हिमालय जो पर्वत हैं ये बहुत बिरले बसे हैं, क्योंकि यहाँ जनजीवन बहुत कठिन है, तो यहाँ पर कोई रहना पसंद नहीं करता है। तो इस प्रकार से स्थलाकृति काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अदा करती है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने में। दूसरा देखते हैं जलवायु दोस्तों। तो लोग जो है सामान्य रूप से चरम जलवायु और जो अत्यधिक अथवा अत्यधिक ठंड है, जैसे कि सहारा अत्यधिक गर्म है, रूस के ध्रुवीय प्रदेश बहुत ज़्यादा ठंड हैं, कनाडा और अंटार्कटिक में जो है ये रहने से लोग बचते हैं। तो मृदा देखते हैं। उपजाऊ जो मृदाएं होती हैं दोस्तों, कृषि के लिए बहुत उपयुक्त होती हैं। तो भारत में जो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी है, और चीन में हुआंगहो है या फिर चांगजियांग है, और मिस्र में नील है, तो ये भूमि क्या होती हैं? बहुत उपजाऊ होती हैं और कृषि के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त होती हैं, इसलिए जो है लोग यहाँ पर बसना पसंद करते हैं। इसलिए ये क्षेत्र क्या हैं? बहुत घने बसे हुए हैं। जल देखते हैं, तो लोग उन्हीं क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं जहाँ पर आलवणीय जल जो है उन्हें आसानी से मिल जाए। विश्व के नदी घाटियाँ जो हैं आप देखेंगे तो वो घने बसे हैं, इसलिए क्योंकि वहाँ पर जल आसानी से मिल जाता है। जबकि आप मरुस्थल देखेंगे तो मरुस्थल में जल मिलता ही नहीं, इसलिए लोग क्या हैं वहाँ पर विरल जनसंख्या है। खनिज देखते हैं, तो खनिज निक्षेप वाले क्षेत्र भी जो है अधिक बसे हुए होते हैं। अगर हम दक्षिण अफ्रीका हीरे की खान देखें और मध्य पूर्व में तेल की खोज, तो इसके कारण जो है लोगों को यहाँ पर रहने के लिए प्रेरित किया है। यहाँ पर रहेंगे तो कामकाज जो है उनको मिल जाया करेगा, इसलिए भी ये लोग जो है यहाँ पर रहना पसंद करते हैं। अगला जो कारण है दोस्तों, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारण। तो आर्थिक कारण पर हम लोग पहले देखते हैं। औद्योगिक क्षेत्र जो होते हैं हम लोग जानते हैं कि वो रोज़गार के अवसर प्रदान करते हैं। लोग जो है बड़ी संख्या में इसी क्षेत्रों की ओर क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। जैसे कि जापान में ओसाका, वो भारत में मुंबई, तो ये क्या हैं? औद्योगिक क्षेत्र हैं। यहाँ पर लोगों को रोज़गार मिलती है, इसलिए लोग जो है इसी की तरफ भागते हैं। सांस्कृतिक कारण, धर्म और सांस्कृतिक महत्ता वाले स्थान लोगों को आकर्षित करते हैं, जैसे कि वाराणसी, यरूशलेम और वेटिकन सिटी, क्या हैं ये सब धर्म और सांस्कृतिक महत्ता वाले स्थान हैं, इसलिए जो इस टाइप के लोग हैं वो इन क्षेत्रों की तरफ जो है आकर्षित होते हैं। सामाजिक कारण में देखेंगे दोस्तों, जैसे कि उनको अच्छे आवास मिल जाएं, अच्छी शिक्षा मिल जाए, तो अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल जाएं, तो उस तरफ ये लोग जो है भागते हैं। तो ये रहा जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, कि कौन कौन से वो कारक हैं जिनसे जो है हमारी जो जनसंख्या वितरण है वो प्रभावित होती है। तो ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो आइए अब हम लोग अगला देखते हैं, जनसंख्या परिवर्तन। तो जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य क्या है दोस्तों? कि निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन। निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन ही क्या होता है? जनसंख्या परिवर्तन होता है। विश्व की जनसंख्या जो है दोस्तों वो स्थिर नहीं रही है, कई गुना बढ़ गई है। क्योंकि वास्तव में ऐसा हुआ है कि ऐसा क्यों हुआ है? जन्म और मृत्यु की संख्या में परिवर्तन के कारण हुआ है। तो मानव इतिहास की लंबी अवधि में जो 1800 है, 1800 तक विश्व की जनसंख्या वो बहुत धीरे धीरे बढ़ी।
बड़ी संख्या में बच्चे जो है इस समय जन्म लेते थे, लेकिन शीघ्र ही क्या हो जाती थी, उनकी मृत्यु हो जाती थी। और ऐसा इसलिए होता था क्योंकि उचित स्वास्थ्य सुविधाएं जो हैं उस समय नहीं हुआ करती थीं और ना ही पर्याप्त भोजन उपलब्ध हुआ करते थे। किसान सभी लोगों की भोजन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वो पर्याप्त उत्पादन भी नहीं कर पाते थे और इसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या में जो वृद्धि थी वो बहुत कम थी। लेकिन 1984 की अगर बात करें तो विश्व की जनसंख्या 1 अरब हो गई थी। 150 वर्षों बाद 1959 में विश्व की जनसंख्या 3 अरब पहुंच गई। इसे प्रायः क्या कहते हैं, जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। ठीक है, तो 1959 वाला दशक आपको याद रखना है। इसी को क्या कहते हैं, जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। तो 1999 में 30 वर्ष की अवधि से कम में जनसंख्या जो है वो दुगनी हो गई, 6 अरब पहुंच गई। इस वृद्धि का जो मुख्य कारण क्या था, खाद्य की आपूर्ति होने लगी, औषधियाँ के कारण जो है वो मृत्यु दर बहुत कम हो गया और जन्म दर अभी भी बहुत अधिक रही। तो 1800 के दशक में जो सुविधाएं नहीं थी जिसके कारण जो है मृत्यु दर ज़्यादा था, उसी मृत्यु दर को जब कम कर दिया गया, सुविधाएं बढ़ गईं, तो इसी वजह से जो है दोस्तों जनसंख्या में वो तीव्र वृद्धि होने लगी। यहाँ पर जनसंख्या दिखाया गया है 500 ईसा पूर्व, 0, 1000 ईस्वी, 1500, 1800, 1900, 1950, 1974, 99, 2025 में जनसंख्या क्या होगी वो आपको दिखाया गया है। जन्मों को साधारणतः जन्म दर में आंका जाता है। तो जन्म दर अर्थात प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या। ठीक है, प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या, क्योंकि इसमें कुछ मर भी जाते हैं। तो 1000 में कितने जीवित रहे वही क्या होता है, जन्म दर होता है। ठीक है, तो मृत्यु दर को प्रति 1000 व्यक्तियों पर मृतकों की संख्या से नापा जाता है। सेम है वैसे मृतक बटे 1000। किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने को क्या कहते हैं, प्रवास कहते हैं। तो अगर किसी विशेष क्षेत्र में लोग आ जा रहे हैं तो उसको उनका क्या कहते हैं, प्रवास कहते हैं। जन्म और मृत्यु जनसंख्या के प्राकृतिक कारण हैं, परिवर्तन के प्राकृतिक कारण हैं कि भाई जन्म हुआ बढ़ गए, मृत्यु हुआ कम हो गए, तो ये प्राकृतिक रूप से होते हैं। एक देश के जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। ठीक है, कि कितना जन्मे और कितना मर गए, उसमें से जो बचे उसको हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। विश्व में जनसंख्या के बढ़ने के जो मुख्य कारण हैं वो प्राकृतिक वृद्धि दर की तीव्रता से है, क्योंकि जन्म दर बढ़ गई है लेकिन मृत्यु दर क्या है, कम है, क्योंकि बहुत सारी सुविधाएं अब हो गई हैं जो कि पहले नहीं थीं, इसलिए जो है मृत्यु दर को बहुत कम कर दिया गया है। अब यहाँ देखेंगे कि मृत्यु दर से जन्म दर का अधिक होना। ठीक है, यानी जब जन्म यहाँ पर अधिक होगी और मृत्यु बहुत कम होगी तो इस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, जनसंख्या की वृद्धि होगी। और यहाँ पर देखेंगे कि जब जन्म दर और मृत्यु दर दोनों समान होंगे, यानी 3 जन्म लेंगे 3 मरेंगे, तो उस समय जनसंख्या क्या होगी, स्थिर होगी। और अगर जन्म दर कम हो और मृत्यु दर ज़्यादा हो, यानी कि जन्म कम लें, 2 ही जन्म लें और मृत्यु दर यानी मृत्यु कितनी की हो जाए, 5 की हो जाए, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगी दोस्तों कि जनसंख्या कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी है, आप लोग जानते ही होंगे। चलिए अब देखते हैं, प्रवास एक अन्य कारण है। ठीक है, जिसमें जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। तो यही क्वेश्चन दोस्तों अभी हाल ही में हाई कोर्ट का आरओ का पेपर हुआ था, सेम यही क्वेश्चन आया था। ठीक है, कि जो जनसंख्या वृद्धि का दर है वो मतलब जो जनसंख्या वृद्धि का कारण कौन कौन सा होता है। तो एक तो उच्च जन्म दर होता है और निम्न मृत्यु दर होता है, और एक क्या होता है,
प्रवास होता है कि अगर लोग प्रवास करके भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाएं, तो जिस स्थान पर पहुंच जाएंगे दोस्तों वहाँ क्या होगा, जनसंख्या वहाँ की बढ़ जाएगी। जिस स्थान से जाएंगे वहाँ की जनसंख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो प्रवास भी एक महत्वपूर्ण कारण है किसके लिए, जनसंख्या के आकार में परिवर्तन के लिए। ठीक, लोग जो है देश में, एक देश अथवा देश के बीच में, चाहे वो देश के अंदर ही एक राज्य से दूसरे राज्य में जाएं या फिर एक देश से दूसरे देश भी जा सकते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, प्रवास कहते हैं। अब उत्प्रवासी देखते हैं क्या होते हैं। तो उत्प्रवासी वो लोग होते हैं जो देश को छोड़ते हैं, और अप्रवासी वो लोग होते हैं जो देश में आते हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्दावली है दोस्तों, इसको आपको जानना है कि अप्रवास क्या होता है जब व्यक्ति नए देश में जाता है, और उत्प्रवास क्या होता है जब व्यक्ति एक देश को छोड़ता है। तो ये भी दोनों इस तरफ, और उत्प्रवास और अप्रवासी इस तरफ। ठीक है, चलिए तो हम लोग अगला देखते हैं। अब संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भीतरी प्रवास यानी जिसे कि अप्रवास कहा जाता है द्वारा जनसंख्या बहुत बड़ी है। सूडान एक ऐसा देश है जिसमें लोगों के बाहर चले जाने अथवा उत्प्रवास के कारण जो है जनसंख्या में कमी का अनुभव किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की सामान्य प्रवृत्ति यह है कि लोग अच्छे आर्थिक अवसरों की खोज में कम विकसित राष्ट्रों से अधिक विकसित राष्ट्रों में चले जाते हैं। तो देशों के अंदर बड़ी संख्या में लोग क्या करते हैं, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं की खोज में ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की ओर चले जाते हैं। ठीक है, तो अच्छी सुविधाओं की खोज के लिए ही प्रवास और उत्प्रवास होता है। ठीक, चलिए अब देखते हैं कि जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप। तो जनसंख्या वृद्धि की दर जो है वो विश्व में अलग अलग है। यद्यपि विश्व की जो कुल जनसंख्या है वो तीव्रता से बढ़ रही है, तथापि सभी देशों में यह वृद्धि अनुभव नहीं की जा रही है। कुछ देशों में जैसे कि केन्या में जनसंख्या वृद्धि दर ऊंची है। उन देशों में जन्म दर क्या है और मृत्यु दर, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च है। हाल ही में स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के साथ साथ मृत्यु दर में कमी हो गई, परंतु जन्म दर अभी भी क्या है, वही है। तो इससे क्या होगा कि जन्म दर में या जनसंख्या में वृद्धि होगी। अन्य देशों जैसे हम यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो वहाँ पर जन्म दर निम्न है और मृत्यु दर के कारण जो है जनसंख्या वृद्धि की दर क्या है, वो मंद है। ठीक है, वहाँ पर निम्न जन्म दर है और निम्न मृत्यु दर भी है। ठीक है, तो इसलिए जो जनसंख्या वृद्धि की दर है वो भी मंद है। चलिए यहाँ पर देखेंगे जनसंख्या संगठन। किसी देश की जनसंख्या कितनी भी अधिक हो, उस देश के आर्थिक विकास के स्तर से कोई भी अंतर नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं कि भारत की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है तो यहाँ आर्थिक विकास ज़्यादा होगा, और जापान की जनसंख्या कम है तो वहाँ पर आर्थिक विकास कम होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। उदाहरण के लिए बांग्लादेश और जापान जो है ये भी बहुत अधिक घने बसे हुए हैं, इस पर भी चर्चा करते हैं। लेकिन जापान क्या है, बांग्लादेश से आर्थिक रूप से अधिक विकसित है। क्यों? मानव संसाधन। ठीक है, एक संसाधन के रूप में लोगों की भूमिका को समझने के लिए हमें उनके गुणों और के बारे में जानने की आवश्यकता होती है। लोग अपनी आयु, लिंग, साक्षरता स्तर, स्वास्थ्य दशाओं, व्यवसाय और आय के स्तर पर एक दूसरे से भिन्न होते हैं। लोगों की इन विशेषताओं के बारे में जानना आवश्यक है। तो जनसंख्या संगठन क्या करता है दोस्तों, जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है। ठीक, जनसंख्या संगठन जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट अब हम लोग देखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जो है वो समाज के लिए एक संभाव्य संसाधन है। मानव संसाधन के रूप में अपना योगदान क्या होगा, आपका योगदान क्या होगा। तो अगर इनकी बात करें तो मैं अपने पोते पोतियों की कहानी सुनाती हूँ, इसके काम आते हैं, यानी एक संसाधन है। मैं सेतु बनाता हूँ,
विवाह समारोह में गीत गाता हूँ, घर की देखभाल करती हूँ। ये डॉक्टर हैं और ये किसान हैं, अन्न उपजाते हैं। तो ये सब क्या हैं? संसाधन हैं। ठीक, चलिए। जनसंख्या संगठन हमारी यह जानने में सहायता करती है कि कितने पुरुष हैं और कितनी स्त्रियां हैं, किस आयु वर्ग के हैं और कितने शिक्षित हैं, और वो किस प्रकार के व्यवसाय में लगे हुए हैं, उनकी आय का स्तर क्या है, स्वास्थ्य दशाएं कैसी हैं। तो ये सारी चीज़ें हम किसके माध्यम से जानते हैं? जनसंख्या संगठन के माध्यम से। तो एक देश के जो जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की जो रुचिकर विधि होती है दोस्तों, वो होती है जनसंख्या पिरामिड, जिसे जो है आयु लिंग पिरामिड भी कहते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जनसंख्या पिरामिड को दोस्तों आयु लिंग पिरामिड भी कहा जाता है। एक जनसंख्या पिरामिड यह दर्शाता है कि कुल जनसंख्या विभिन्न आयु वर्गों में विभाजित है। उदाहरणार्थ जैसे 5 से 9 साल के कितने लोग हैं, 10 से 14 साल के कितने लोग हैं, ऐसे ही आयु वर्ग और बढ़ा दिया जाएगा, वहाँ पे दर्शाया जाएगा कितने लोग हैं। कुल जनसंख्या का प्रतिशत इन वर्गों में से प्रत्येक वर्ग में पुरुष और स्त्रियों में उपविभाजित है। कितने आयु वर्ग में कितने पुरुष हैं, कितने स्त्रियां हैं, ये भी आपको जानने को मिलेगा। जनसंख्या पिरामिड का आकार उस विशिष्ट देश में रहने वाले लोगों की कहानी बताता है। बच्चों की संख्या 15 वर्षों से नीचे यानी निचले भाग में जो है वो आपको दिखाई गई है, और यह जन्म के स्तर को दर्शाती है। ऊपर का आकार जो है वृद्ध लोगों का है और मृतकों की संख्या को दर्शाती है। ठीक है, तो आइए हम लोग ये पिरामिड पहले देखते हैं, समझते हैं। यहाँ पर जो है वो दोस्तों इस तरफ जो ब्लू वाली है वो पुरुषों का है और इस तरफ जो है वो स्त्रियों का है। तो प्रतिशत है। अब यहाँ पर आयु वर्ग दिया है 0 से 4 आयु वर्ग के लोग। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये पिरामिड नीचे का चौड़ा है, तो ये सबसे ज़्यादा हैं। फिर ऊपर की तरफ जैसे जैसे जाएंगे 5 से 9 आयु वर्ग कम हो गए, 35 से 39 और कम हो गए, 40-44 और कम हो गए, 60 से 64 और कम होते गए, 85 प्लस जो है वो बहुत कम हो गए। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है? कम होता जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये जो जनसंख्या पिरामिड है दोस्तों, इसमें युवाओं का जो प्रतिशत है और बच्चों का जो प्रतिशत है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पर ऊपर वृद्धों का जो परसेंटेज है वो बहुत कम है। तो इस प्रकार इस पिरामिड को देख करके ही हम कितने पुरुष हैं, कितनी स्त्रियां हैं, कितने आयु वर्ग के कितने लोग हैं, इन सब को जो है हम इसी पिरामिड के माध्यम से जान सकते हैं। ठीक है, तो ये त्रिभुजाकार प्रतीत होने वाला आरेख है, तो यह जनसंख्या पिरामिड है। अब मैं एक डिटेक्टिव बन सकता हूँ और देश की जनसंख्या पता लगा सकता हूँ। तो पिरामिड के जरिए जो है हम सारी चीज़ें जो है वो पता कर सकते हैं। आगे देखते हैं कि जो जनसंख्या पिरामिड है वो एक देश में आश्रित लोगों की संख्या भी बताता है। युवा आश्रित लोग जो है वो 15 वर्ष से कम आयु वर्ग के लोग, वृद्ध आश्रित लोग जो होते हैं वो 65 से अधिक। ठीक है, तो आश्रित लोग यानी कि 15 आयु से कम वर्ग के जो बच्चे होते हैं वो भी क्या होते हैं? आश्रित ही होते हैं। ठीक है, अगर जिनकी आयु 65 साल से ज़्यादा हो गई है, वो वृद्ध हो गए, वो भी क्या हैं? वो भी आश्रित ही हैं। ठीक है, तो आश्रित में कौन कौन से आते हैं? 15 से कम और 65 से ज़्यादा। ये इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको नोट करेंगे। वृद्ध आश्रित लोग इतना कार्यरत जो आयु वर्ग है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो 15 से 65 होती है। कई बार जो है आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है जो कार्यरत आयु वर्ग है वो कितनी होती है दोस्तों? तो 15 से 65 वर्ष के बीच में माना जाता है। ठीक, चलिए। अब यही लोग जो है आर्थिक रूप से जो है सक्रिय वर्ग में रखे जाते हैं। तो यहाँ पर केन्या का पिरामिड भी दिया गया है, सेम है जैसे ही। नीचे 0 से 4 आयु वर्ग यानी छोटे बच्चे या युवाओं की संख्या यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो वृद्धों की संख्या क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। ठीक,
तो ये पिरामिड है केन्या का। एक देश का जनसंख्या पिरामिड जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ऊंचे होते हैं, उनका आधार क्या होता है? बहुत चौड़ा है और ऊपर जो है वो तीव्रता से सकरा हो जाता है। ऐसा इसलिए है कि बहुत से बच्चे जन्म लेते हैं लेकिन उनमें से अधिकतर की जो है मृत्यु शैशवावस्था में ही हो जाती है। कुछ ही लोग जो है बड़े हो पाते हैं, इसलिए वहाँ जो वृद्ध लोग हैं वो बहुत कम हैं। वृद्ध लोग इसलिए बहुत कम हैं। ऐसी स्थिति को ये केन्या वाला पिरामिड दिखा रहा है। ठीक, चलिए अगला पिरामिड देखते हैं। अब जिन देशों में मृत्यु दर जो है कम है, युवा वर्ग का पिरामिड क्या होता है? चौड़ा होता है। अब यहाँ पर युवा वर्ग कहाँ से होता है? 15 से 65 वर्ग, तो इसमें देखेंगे वो कुछ चौड़ा ही है। ठीक है, क्योंकि शिशु जो है वो प्रौढ़ावस्था तक जीवित रहते हैं। यह भारत के पिरामिड में दृष्टिगोचर होता है। ठीक है, क्योंकि भारत जो है वो युवाओं का देश है इस समय। इस प्रकार की जनसंख्या में युवा जो है वो सापेक्षतः क्या होते हैं? अधिक होते हैं। इसका अर्थ मजबूत और वर्धमान बढ़ती हुई श्रम शक्ति है। तो युवा यदि ज़्यादा हैं तो वहाँ पे श्रम शक्ति जो है बढ़ेगी। चलिए अगला देखते हैं कि कम जन्म दर वाले जैसे जापान जैसे देशों में इनका आधार क्या होता है? सकरा होता है। घटी मृत्यु दर के कारण जो है वो अधिक लोग वृद्ध आयु तक पहुंच जाते हैं। तो अगर जापान की बात करें तो 0 से 4, 5 से 9 साल, 10 से 14 साल ये बच्चों की संख्या बहुत कम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है। मृत्यु दर भी यहाँ बहुत कम है, इसलिए लोग जो है वो जीते गए। यहाँ पर वृद्धों की संख्या देखेंगे वो काफ़ी बढ़ गया। तो जापान की कंडीशन आज ऐसे ही है। ठीक है, वृद्धों की संख्या बहुत ज़्यादा है। कुशल, उत्साही, आशावादी और सकारात्मक दृष्टि जैसे युवाजन वो किसी राष्ट्र के भविष्य होते हैं। हम भारतवासी भाग्यशाली हैं कि हमारे पास ऐसा संसाधन है। उन्हें योग्य एवं उत्पादक बनाने के लिए, कुशल बनाने और अवसर प्रदान करने के लिए अवश्य ही शिक्षित किया जाना चाहिए। ठीक है, तो आज हमारी जो युवा वर्ग है वो बहुत ज़्यादा है। उनको क्या करना है कि हमें एक संसाधन के रूप में विकसित करना है, इसलिए जो है उनको शिक्षित किया जाना चाहिए। तो अलग से एक मंत्रालय भी बनाया गया है। तमाम सारे कार्यक्रम भी आजकल चल रहे हैं, कौशल विकास कार्यक्रम, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम चल ही रहा है। तो उसके तहत क्या किया जा रहा है कि लोगों का कौशल विकास किया जा रहा है ताकि ये लोग अच्छा काम कर सकें और देश की प्रगति में योगदान कर सकें। चलिए अब कुछ क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं दोस्तों। लोगों को एक संसाधन क्यों समझा जाता है? ठीक है, तो लोग अभी हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि कोई भी वस्तु जो हमारे उपयोग में आ जाती है उसी को हम क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। तो लोग क्या हैं? लोग हमारे उपयोग में आ रहे हैं, हमारे माता पिता हैं, हमारे उपयोग में आ रहे हैं, हमारी देखभाल कर रहे हैं। ठीक, और ऐसे कई सारे लोग हैं, हमारे गुरु हैं, वो हमारे उपयोग में आ रहे हैं क्योंकि हमें शिक्षा दे रहे हैं। अब आती है बात कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि संसाधन नहीं हैं, उनको संसाधन बनाना पड़ता है। तो उनको संसाधन बनाता कौन है? मानव ही उनको क्या करता है? संसाधन में परिवर्तित करता है। तो अगर मानव ना होता तो वो संसाधन में कैसे परिवर्तित होते? नहीं हो पाते। इसीलिए जो है दोस्तों मानव को अंतिम संसाधन कहा जाता है। ठीक है, वो आगे मैंने चर्चा ही किया। विश्व में जनसंख्या के असमान वितरण का कारण क्या है? तो अभी हमने कई सारे कारण बताए, भौगोलिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण और सांस्कृतिक कारण। इन सभी के कारणों के जो है इन सभी कारणों से ही जो जनसंख्या है उसका असमान वितरण है। विश्व की जो जनसंख्या है वो अत्यंत तीव्रता से क्यों बढ़ रही है? तो पहले जो है समय में हमारे पास सुविधाएं नहीं थी। जन्म तो होता था
लेकिन मृत्यु दर भी काफ़ी थी। हमारे पास चिकित्सीय सुविधाएं नहीं थी, खाद्य पदार्थ उतने ज़्यादा नहीं थे, जन्म लेते थे और मृत्यु भी काफ़ी ज़्यादा होती थी। अब क्या हो गया है दोस्तों कि हमारे पास सारी सुविधाएं बढ़ गई हैं, जन्म वह दर वही है लेकिन मृत्यु दर बहुत कम हो गया है, इसलिए जो है जनसंख्या बढ़ रही है। जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले किन्हीं दो कारकों की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो बहुत से कारक हैं, मैंने अभी आपको पिछले वाले ही वीडियो में बताया। भौगोलिक कारण आप ले सकते हैं, भौगोलिक कारण में जो है आप भौगोलिक कारण में आप भौतिक देखेंगे, उच्चावच देखेंगे, पठार हैं, कहीं पर्वत हैं, तो मैदानी क्षेत्र हैं तो लोग मैदानी क्षेत्र में ही रहना चाहते हैं। जलवायु, जहाँ बहुत ठंड है, जहाँ बहुत गर्म है, वहाँ भी लोग नहीं रहना चाहते, जहाँ पे सामान्य है वहीं पर लोग रहना चाहते हैं। ठीक है। आर्थिक कारण, कई लोग वहीं पर रहना चाहते हैं जहाँ पर उनका कुछ जो है व्यापार, व्यवसाय, जॉब, ये सारी चीज़ें मिल पाएँ। बहुत से सारे कारक हैं जो आप इसमें बता सकते हैं। जनसंख्या संगठन से क्या तात्पर्य है दोस्तों? तो जनसंख्या संगठन से हमें किसी भी देश का उसकी जनसंख्या पता चलती है कि कितने पुरुष हैं, कितने स्त्री हैं, कितने आयु वर्ग के लोग क्या क्या हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें पता चलती हैं। जनसंख्या पिरामिड क्या है? किसी देश की जनसंख्या को समझने के लिए यह किस प्रकार मदद करता है? तो जनसंख्या पिरामिड से दोस्तों हमें सेम चीज़ें पता चलती हैं। जो संगठन है उसी संगठन को प्रदर्शित करने के लिए ही पिरामिड का प्रयोग किया जाता है। तो जितनी चीज़ें हम संगठन में जानते हैं वही पिरामिड से भी जान जाते हैं। कितने स्त्री हैं, कितने पुरुष हैं और कितने अलग अलग आयु वर्ग के जो है वो लोग हैं, ये सारी चीज़ें जानने के लिए हम पिरामिड का प्रयोग करते हैं। ठीक है। चलिए, अब इसमें सही को आपको चिन्हित करना है। जनसंख्या वितरण शब्द से क्या तात्पर्य है? तो किसी विशिष्ट क्षेत्र में समय के साथ जनसंख्या में किस प्रकार परिवर्तन होता है। किसी विशिष्ट क्षेत्र में जन्म लेने वाले लोगों की संख्या के संदर्भ में मृत्यु प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या, या किसी दिए हुए क्षेत्र में लोग किस रूप में वितरित हैं। तो जनसंख्या वितरण से जो तात्पर्य है वो आपका किससे है कि किसी दिए हुए क्षेत्र में लोग किस रूप से वितरित हैं। ठीक है। चलिए, दूसरा देखते हैं कि वो 3 मुख्य कारक कौन से हैं जिनसे जनसंख्या में परिवर्तन होता है दोस्तों। तो बहुत सीधा सा बात यही है, जन्म, मृत्यु और प्रवास। जिस क्वेश्चन की मैं अभी ऊपर बात किया था कि अभी जल्द ही हाई कोर्ट आरओ का पेपर हुआ था, मैंने देखा था, उसमें सेम यही क्वेश्चन पूछा गया, सेम पूरा टोटल यही है। आप क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकते हैं। ठीक है। चलिए, अब हम लोग देखते हैं कि 1999 में विश्व की जनसंख्या कितनी हो गई थी। कितनी हो गई थी दोस्तों? तो 1999 आई थिंक 3 अरब हो गई थी। जनसंख्या पिरामिड क्या है? तो जनसंख्या का आयु, लिंग, संगठन का आलेखीय रूप जो है निरूपण, यही क्या होता है, जनसंख्या का पिरामिड होता है। ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से दोस्तों ये एनसीईआरटी क्लास 8 जियोग्राफी हम लोगों ने जो है कम्प्लीटली पढ़ लिया है। आप लोगों ने इस 6 चैप्टर के दौरान इतनी चीज़ें देखी होंगी, इतनी महत्वपूर्ण चीज़ें देखी होंगी कि आपको अगर स्टैंडर्ड एक बुक दे दिया जाए तो उसमें मिलेगा। तो 8 की ही ज्योग्राफी में आप इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी जानकारियाँ पा सकते हैं, ये आपने कभी पहले नहीं सोचा होगा। जो अब आपको, अगर आपने पूरा पढ़ा हुआ है, अब आपको लग रहा होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों एनसीईआरटी बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप लोग पढ़िए। और अगला जो है हम लोग क्लास 9th की एनसीईआरटी बहुत जल्द शुरू करेंगे, कल से ही। तो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ, और ऐसे ही अपनी जियोग्राफी को या अपनी जीएस पोर्शन को और भी मजबूत करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।